ये आज का टॉपिक है क्लास एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ 4-5 स्टूडेंट्स नए हैं, फिर ये कौन सा फोर्सेस हो गया एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके। ओके, देखो क्लास, अर्थ पे ना दो तरह के फोर्स लगते हैं। अर्थ पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक वो फोर्स लगता है जो पृथ्वी के अंदर से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है, जिस कारण से ये आपके मसूरी की रेंज, शिवालिक रेंज, माउंटेन्स बनते हैं, वैलीज बनते हैं। वो है एंडोजेनिक फोर्सेस। वो पृथ्वी के अंदर से आता है, एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ मूवमेंट्स दो तरह की होती है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस से आपके माउंटेन्स, वैलीज, ये सारा चीज बनते हैं। ओके। तो एंडोजेनिक फोर्सेस ये अंतर्जात बल है, पृथ्वी के अंदर से बल लगता है। मतलब जब गुथे हुए आटे को दो तरफ से प्रेस करोगे, आटा बीच से उठ जाएगा। फोल्ड माउंटेन्स, जो आपके मसूरी के माउंटेन्स हैं या जो आपके हिमालयाज हैं, फोल्ड माउंटेन्स, एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब जो बाहर से फोर्सेस। आजकल आप हर दूसरे दिन जितना भी आप टीवी देखोगे, क्या न्यूज आ रही है? लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। ओके। ओके, अभी बता देंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्लाउड बस्ट। डिफिनेशन ऑफ क्लाउड बस्ट, डिफिनेशन ऑफ क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट बड़ा न्यूज में चल रहा। क्लाउड क्लाउड बस्ट क्या होता है बेटा? क्लाउड बस्ट, अगर 1 घंटे के अंदर किसी क्षेत्र में 100 mm के ऊपर बारिश हो जाए तो उसे कहते हैं बादल फटना। मतलब क्लाउड बस्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्लाउड बस्ट की डिफिनेशन क्या है। किसी भी क्षेत्र में, उस दिन दिल्ली में मायापुरी के क्षेत्र में, मायापुरी के क्षेत्र में 112 mm बारिश हो गई थी 1 घंटे में। इन जनरल इट वाज अ क्लाउड बस्ट। मतलब ये मत सोचिएगा क्लाउड बस्ट पहाड़ों में ही आता, क्लाउड बस्ट कहीं भी आ सकता है। 1 घंटे के क्षेत्र में 100 mm के ऊपर बारिश हो जाए 1 घंटे में, 100 mm की बारिश हो जाए कहीं भी क्षेत्र हो, तो क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट ऐसी चीज पहाड़ में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऊपर पहाड़ के साथ मलबा आ जाता है। ओके। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं? ये बहिर्जात बल है जो पृथ्वी के ऊपर लगते हैं, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर लगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इस डायग्राम से सब दिखा दूं, तो डेब्रिस स्लाइड। ओके। देखिए पूरी की पूरी अर्थ मूवमेंट, पूरा का पूरा पहाड़ ही आपके हाईवे पे। अब ये मत पूछना फोटो कहां की, गूगल से। ओके, ठीक है। पूरा का पूरा, अब इसे कहते हैं आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस, बहिर्जात बल। ओके। पूरा का पूरा पहाड़ी ये आपके एक तरीके से आ गया। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट बट लास्ट ईयर का एक वीडियो है, उत्तराखंड। ये देखिए पूरा अब ये क्या है? एक्सोजेनिक। ये इस चैप्टर में हम ये पढ़े। ओके। वेदरिंग क्या होती है, ओके, आपके लैंड स्लाइड्स क्या होती है, मड स्लाइड्स क्या होती हैं, ये सारा चीज। ओके। तो तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर बाहर से कितना फोर्स बल लगता है। वो पानी के रूप में भी लग सकता है, हवा के रूप में भी लग सकता है। ओके। वो आपके सूर्य के रूप में भी लग सकता है। सूर्य के रूप में, सूर्य की रोशनी से क्या होता है क्लास, आपके जो पत्थर हैं वो चटकते हैं। ओके, कैसे, किस तरीके से? वो, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, जिसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। पृथ्वी के ऊपर के जो पत्थर की सतह थी, वो सूर्य की गर्मी के कारण एक्सपेंशन, दिन में हल्का सा एक्सपैंड होते हैं, रात में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उसमें दरारें, चटकने पड़ने लग जाते हैं। ओके। ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन। ओके।
क्लियर है? शोले का सीन याद आ रहा होगा। ओके ओके, तो इस तरीके से ओके क्लियर है गाइस। तो इस चैप्टर में हम एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर बाहर से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं बहिर्जात बल। पृथ्वी पे दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से आता है अंतर्जात बल, और फिर एक फोर्स जो पृथ्वी के ऊपर से आता है बहिर्जात बल। और बहिर्जात बल अगर हम देखा जाए, एक्सोजेनिक फोर्सेस कई तरह के होते हैं, क्योंकि ये एक्सोजेनिक फोर्सेस आपके कई तरह के होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में तीन चीजें आती है, मोटे मोटे तीन चीजें आती है। वेदरिंग, वेदरिंग मतलब टूटना फूटना, ओके ओके, चीजें चीजें उखड़ना उधेड़ना, ये सब जो जो वेदरिंग। ओके, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड एंडस्लाइड मास मूवमेंट में आता है, पूरे का पूरा बॉडी नीचे ही आ जाए, मास मूव। अभी जो पहाड़ उत्तरकाशी की जो आपको मैंने वीडियो फुटेज दिखाई थी, वो मास मूव, लैंडस्लाइड। ओके, तो ये सब एक तरीके से पूरा मास मूव। सेकंड आ जाता है मास मूव। और तीसरा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इसके बाद, इरोजन। इरोजन, जो बहती हुई नदी एक तरीके से घाटी बनाती है, इरोजन। जो समुद्र के बीच में क्लिफ बन जाती है, इरोजन। ओके, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस हम तीन में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन बनेगा मेंस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस? ओके, गिव एग्जांपल्स। तो आप सीधा को पहले एक्सोजेनिक फोर्सेस की डिफिनीशन लिखाओगे, फिर कहोगे एक्सोजेनिक फोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज वेदरिंग, सेकंड इज मास मूवमेंट, थर्ड इज इरोजन। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, ये भी समझ में आ गया, नए स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ गया होगा हम चैप्टर किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम उन बलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन फोर्सेस के बारे में। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन अर्थ, ओके, फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से पृथ्वी के ऊपर आरोपित होते हैं, लगते हैं। समझ में आ गया क्लास? हेडिंग डालिए क्लास, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस लिखिए, एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द फोर्सेस आर द फोर्सेस आर द, ऐसे लिख लो, आर द जियोमॉर्फिक फोर्सेस, इट्स बेटर। आर द जियोमॉर्फिक, समझो मैंने क्या लिखवाया, जियोमॉर्फिक मतलब, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब शेप, जो अर्थ को शेप दे, जो अर्थ को शेप दे। ओके, जियोमॉर्फिक फोर्सेस दैट हेल्प दैट हेल्प टू टू ड्राइव ड्राइव मूव ड्राइव मूव द the vertical bodies, drive and move the vertical bodies which are which are there on the surface of the earth, which are there on the surface of the earth. Exogenic forces are generally of three types. Exogenic forces generally of three types. Number one, weathering. Exogenic forces, exogenic, I hope लिख लेंगे, exogenic forces generally of three types. Number one, weathering लिखा हुआ है, नंबर वन वेदरिंग, नंबर टू मास मूवमेंट, एंड नंबर थ्री इरोजन। ओके, इरोजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर में हम वेदरिंग एंड मास मूवमेंट पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग को हिंदी में कहते हैं अपक्षय। ओके, अपक्षय मतलब धीरे धीरे बॉडी का टूटना। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको वो एक्सफोलिएशन दिखाया, पत्थर है
दिन में पत्थर का ऊपर की सतह ज्यादा गर्म होगी क्योंकि टेम्परेचर तेज है, रात में वो पत्थर की सतह थोड़ा ज्यादा ठंडी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, धीरे धीरे पत्थरों में दरारें आने लग जाती। इसी तरह के कोई पत्थर अगर हिल स्टेशन पे है तो रात होते ही उसमें क्या होगा, ड्यू पड़ने आपके ड्यू पड़ेगी, ओस पड़ेगी, ओस में पानी जमेगा और ओस पड़ेगी, ओस में पानी भरेगा और पानी भरेगा, रात में जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा वो फ्रॉस्ट में जम जाएगा, एक तरीके से बर्फ में जम जाएगा। अब जैसे ही पानी बर्फ बनता है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, तो वो जो छोटी छोटी पत्थरों की दरारें हैं वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। ओके, और इस कारण से एक ऐसा समय आएगा पत्थर वहीं से ब्रेक हो जाएगा, चिटक जाएगा। ओके, तो ये सब वेदरिंग का प्रोसेस, अपक्षय वेदरिंग का प्रोसेस। समझ में आ गया ना क्लास, वेदरिंग क्या होती है? देखिए क्लास, नंबर 1 वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय स्टैटिक एजेंट्स। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय स्टैटिक एजेंट्स by static agents of weather, by static agents of weather. In this process, the rocks are disintegrated by, in this process, the rocks are disintegrated by physical forces, disintegrated by physical forces, physical forces मतलब जैसे sun, rain, physical forces, and decomposed by chemical action, and decomposed by chemical action. केमिकल एक्शन बोले तो मतलब जैसे कोई चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर है तो पानी में चूना पत्थर क्या होगा? ओके, हाँ, वीक कार्बोनिक एसिड। हाँ भाई देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगी? एक वीक H2CO3 बनाएगी, वीक कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ओके, और ये धीरे धीरे लाइमस्टोन को घोलने लग जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को घोलने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, पत्थर पिघलने लग जाता है। और देहरादून, इस एरिया में जहाँ, जिस एरिया में देहरादून लोकेटेड है, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी, यहाँ चूना पत्थर बहुत ज्यादा है। कहा जाता है ना कि यहाँ बाहर बाहर लोगों को कहा जाता है कि बेटा पानी उबाल के पियो या RO का पानी पियो, क्योंकि यहाँ के पानी में चूना बहुत है, बहुत ज्यादा चूना है यहाँ के पानी। ओके, तो जो बाहर के से आए हुए लोग होते हैं उनको सबसे पहले उनका स्टमक अपसेट होता है यहाँ, बिकॉज यहाँ के पानी, अगर आप प्लेन का पानी पढ़ोगे, प्लेन का पानी आप देखोगे तो इट्स लाइक वेरी स्वीट वाटर, पर पहाड़ के पानी में ज्यादातर सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ का पानी का जो होता है ना, हैवी पानी होता है। तो केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग मतलब कोई चूना पत्थर पे पानी आ रहा है तो वो उसको घोल रहा है, तो वो केमिकल वेदरिंग हो गया। वेदरिंग दो तरह की, वेदरिंग एक्चुअली 3 तरह की होती है। फिजिकल वेदरिंग मतलब सूरज की रोशनी से जो टूटा है, फिजिकल वेदरिंग। ओके, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब जैसे, हाँ, जो आपके जो पृथ्वी के अंदर रहने वाले जैसे चूहे हो गए, ओके, और आपके अदर जो एनिमल्स हो गए, वो धीरे धीरे पृथ्वी में छेदित करते, ऊपर की सतह में छेद करते रहते हैं, उस कारण से पानी, एयर अंदर जाती है, तो अंदर के पत्थरों को धीरे धीरे वीक करने लग जाती है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैन मेड क्या हो गया? ड्रिलिंग हुई, ड्रिलिंग से पत्थर में बड़ी सी मास हटाई गई। बाकी अब पहाड़ में मोस्टली जो लैंडस्लाइड आजकल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इवन गवर्नमेंट भी जानती है ह्यूमन इंटरवेंशन। क्योंकि रोड जो इतनी जल्दी, ऑल वेदर रोड जो बन रही है, इतनी पहाड़ को इतनी गलत तरीके से काटा जा रहा है, उस कारण से क्या है, बारिश होगी, बारिश का पानी नीचे सीप होगा, पानी, और जब पेड़ कट जाएंगे तो पेड़, एक्चुअली पेड़ मिट्टी को रोके रहते हैं, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी रुकेगी नहीं, जब मिट्टी नहीं रुकेगी तो मिट्टी के साथ चट्टाने भी सड़क स्लाइड होने। तो जो पहाड़ पे जो जो अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वही उसी का प्राइस, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, और चाहे वो सिक्किम हो, तीनों स्टेट्स में। इस बार भी हिमाचल, लास्ट ईयर भी हिमाचल प्रदेश में आया था, इस बार भी हिमाचल। ओके, उत्तराखंड में भी सेम सीन है और सिक्किम में भी सेम सीन, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ। तो क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ की मिट्टी उतनी कमजोर हो जाएगी, पहाड़ की मिट्टी कमजोर हो जाएगी क्योंकि पहाड़ के एंगल से बने रहते हैं, इस कारण से जैसे ही बारिश होगी मिट्टी ढीली हो जाएगी, और ढीली मिट्टी के साथ चट्टाने भी नीचे सरक जाएंगे। आज ही मैं न्यूज देख रहा था, ऑनलाइन न्यूज देख रहा था कि बद्रीनाथ हाईवे में 2 बाइक सवार के ऊपर पत्थर गिर गए,
both of them finished on spot. Okay, so this is what the weathering is. ऊपर clear है guys? तो weathering in general 3 तरह की होती है. Okay, लिखिए क्लास. Chemical action full stop. It is, अब जो बोल रहा हूं ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर दीजिएगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट weathering does not involve any motion. Weathering does not involve any motion. Involve any motion except falling down of material, except falling down of material by force of gravity, except falling down of material by force of gravity. Except falling down of material by force of gravity. In the words of B. Sparks, in the words of B. Sparks, B. Sparks, weathering is the mechanical fracturing. Weathering is the mechanical fracturing. लिखा हुआ word. Weathering is the mechanical fracturing and chemical decomposition of rocks, and chemical decomposition of rocks, decomposition of rocks by the natural agents at the surface of earth, by the natural agents, by the natural agents at the surface of the earth. Full stop. Next paragraph. Apart from elements of weather, animal, insects, vegetation, animal, insects, vegetation, animal, insect, vegetation, and man, a human being, are constantly breaking the rocks, This is known as biological weathering. This is known as biological weathering, और इसे biological weathering कहते हैं. Thus, weathering is of 3 types. Number 1, physical or mechanical weathering. Weathering is of 3 types. Number 1, physical or mechanical weathering. Number 2, chemical weathering. And number 3, biological weathering. हम कोशिश करेंगे क्लास आज और कल में ये चैप्टर कंप्लीट कर ले, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. ओके, हो सकता है तीसरा लेक्चर लग जाए क्योंकि कुछ डिटेल आ जाए, कुछ आपको समझाना पड़ जाए. ठीक है. एनीवेज, हम फिलहाल अगले हफ्ते से, मंडे से तो नया चैप्टर शुरू करेंगे. इरोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द लैंड ज्योग्राफी. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इरोजन से बने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा. मतलब बहता पानी कैसा सरफेस बनाता है, समुद्र की लहरें कैसे सरफेस बनाती हैं. ओके, हवा किस तरीके के टोपोग्राफी बनाती है. ओके, ये सारा चीज पढ़ाएंगे. ग्लेशियर किस तरीके से टोपोग्राफी बनाता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे अगले चैप्टर से. ठीक है, अगला चैप्टर लैंड ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर. और फिर से मैं कहूंगा, अगले मंडे से जो फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू हुआ ना, तो आप लोग में से जो लोग इवन फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखे हैं ग्रेजुएशन या इंटर में भी रखा है, ये मत सोचना अरे फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे को आता है. इस बार जितने क्वेश्चन आए थे ना पीसीएस में, सबके सब, चाहे आपका बीएससी का बैकग्राउंड हो, सबके सब छोड़ के आए थे इस बार के जितने क्वेश्चन हैं. तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए. और इस बार काफी लोगों का पीसीएस इस कारण से नहीं निकलेगा क्योंकि गाइस दे आर ऑन द बेंचमार्क. कईयों के 86 आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, मतलब बहुत जरा से.
अगर सपोज 90 है, 91 में मेरिट कटती है, बहुत लोग नहीं सब, क्योंकि जो आखिर में जो कैलकुलेट हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि सर 86 बन रहा है। और मेरिट, मेरे हिसाब से मेरिट पीसीएस की 88 से 92 के बीच में जाएगी। 88 भी जा सकती है जनरल की, ओके, 88 से 92 के बीच में जाएगी। अब सोचो जिनका 86 पे रुकेगा तो कितना बुरा लगेगा। 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो पीसीएस मेंस लिख रहे होते। तो इसलिए बेटा दिल्ली में तो कराया नहीं जाता। मैं मान लो दिल्ली में हमारे समय में एंशिएंट इंडिया, मिडिल इंडिया नहीं पढ़ाई जाती थी, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई। वो ये मान के चलते हैं कि आपने पढ़ रखी होगी। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए, इसलिए मतलब टीचर को 1.5 महीने की मैं अलग से तनख्वाह दूंगा कि भैया मेरे बच्चों को ये करवा देना। तो इसलिए क्लास प्लीज अटेंड कर लेना। ये मत सोचना कि यार मैं तो बीएससी हूँ। तो बीएससी में आप अलग तरीके के क्वेश्चन करते हो, यहाँ ना क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टाइपराइटर में जो मेटल लगता है वो कौन सा, एक तरीके से वो है एलॉय, तो दिमाग घूम जाएगा। ओके, तो इसलिए हेलो, हेलो, यस, गुड इवनिंग। वेदिंग नंबर 2 केमिकल वेदरिंग, नंबर 3 बायोलॉजिकल वेदरिंग। हेडिंग डाली क्लास फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। अब यहाँ पे पहले देखो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में क्या है, क्या लगेगा, या तो पानी, या गर्म हीट, या कोल्ड से जो रॉक्स पे असर पड़ता है उसे हम फिजिकल वेदरिंग। हीट, अभी मैंने देखा हीट में क्या रॉक्स चटक जाते हैं, उसे हम के इंसोलेशन कहते हैं। ओके ओके, तो हीट कोल्ड से जो रॉक्स पे असर पड़ता है वो फिजिकल वेदरिंग में आता है। ओके, लिख लीजिए फिजिकल वेदरिंग, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय मैकेनिकल प्रोसेस, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय मैकेनिकल प्रोसेस is called physical or mechanical weathering, is called physical or mechanical weathering, physical or mechanical weathering. Following are the main agents of physical weathering. Following are the main agents of physical weathering. Number 1, insolation. Number 1, insolation. Insolation. इंसुलेशन मतलब सूरज की गर्मी। इंसुलेशन का जो इंसुलेशन शॉर्ट फॉर्म है किसका, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सूरज की किरणें आ रही हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब इंसोलेशन, सूर्य की किरणें। अब इंसुलेशन जो मैंने आपको बताया ना, पत्थर किस तरीके से चटकता है, ठीक, इंसुलेशन में क्या हो जाता है, गर्मी के कारण जो ऊपर की जो सतह है, जो ऊपर का सरफेस है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बट नीचे का टेम्परेचर उतना नहीं रहता है। तो इस कारण से ऊपर की सतह के जो रॉक्स है उसका वो एक्सपैंड हो जाता है। रात में टेम्परेचर डाउन जाता है तो उसके वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस कारण से आपके बड़े बड़े पत्थरों में दरारें पड़ने लग जाती और धीरे धीरे वो गिरने लग जाते। ओके, तो इंसुलेशन इज द वन ऑफ द रीजन फॉर physical weathering or mechanical weathering. लिख लिखा है, weathering by insulation is more prevalent in, weathering by insulation is more prevalent in hot and dry areas, especially deserts, hot and dry areas, especially deserts. Weathering by insulation is more prevalent in hot and dry areas, especially deserts. This is due to rapid changes in daily temperature. This is due to rapid change in daily temperature. In daily temperature.
The day temperature suddenly rises. The day temperature suddenly rises. The day temperature suddenly rises and the rock expand. The day temperature suddenly rises and the rock expand. At a night, temperature suddenly falls. At a night, temperature suddenly falls. Suddenly falls and rocks contract. This alternate expansion and contraction of rocks, this alternate expansion and contraction of rocks leads to series of cracks or joints. Leads to this alternate expansion and contraction of rocks leads to series of cracks and joints. Series of cracks and joints in the rock, splitting them into blocks, splitting them into blocks, splitting them into blocks. This is known as block disintegration. This is known as block disintegration. इसको कहते हैं block disintegration. This is known as block disintegration. Block disintegration. Full stop. Okay. इस तरीके से जब एक्सपेंशन होता है तो रॉक्स, एक जो चट्टान होती है वो ब्लॉक्स में बन जाती है. ओके, नेचुरल फोटो देखना चाहोगे तो ये है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की. इट्स लाइक ब्लॉक डिस. ओके, ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है. अगर एक तरीके से ब्लॉक्स बने हैं, ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. ओके, तो ये मोस्टली हॉट एंड ड्राई एरियाज में ही हो जाता है. ओके, लिख लीजिए क्लास. नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ यही इंसुलेशन चला. सम रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Some rocks are not good conductors of heat, and consequently some rocks are not good conductors of heat, and consequently as a result, consequently the expansion and contraction is more. The expansion and contraction is more in the outer rock layers, compared in the inner ones, compared in the inner ones. Compared in the inner ones. So stop. Thus the outer rock layers are peeled off. Thus outer rock layers are peeled off. जैसे आप ओनियन को पील करते हैं ना, छिलके निकालते हैं. The outer rock layers are peeled off in the form of concentric shells. In the form of concentric shells, and this process is known as exfoliation. This process is known as exfoliation. अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा. कुछ लोग सोच रहे होंगे ना इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे. ओके, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा.
इस तरीके से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन, एक्सफोलिएशन इज द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, रिवर इरोजन, रिवर डिपोजिशन, इस तरीके से क्वेश्चन। तो जब आपको चीजें का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एग्जाम में आप सही मार्क करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हीं में से क्वेश्चन इस तरीके से बने। ये नहीं कि आपको पिक्चर दिखाकर क्वेश्चन पूछे। ओके, आपको इस तरीके, एक्सफोलिएशन इज द रिजल्ट ऑफ, तब अभी तो फिलहाल अभी अभी बिल्कुल पढ़ा है तो अभी तो तुरंत आंसर है। जब आप इसे 1 साल बाद रिवाइज करोगे और वो भी इरोजन के साथ रिवाइज करोगे ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार वेदरिंग समझ में, तो वेदरिंग नहीं समझना वेदरिंग है या ग्लेशियर है। ओके, तो ये बड़ा चीज है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास। माइक्रोबियल एक्शंस, हाँ मतलब माइक्रोबियल एक्शंस जैसे, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन माइक्रोबियल एक्शन? डेफिनेटली वो होंगे, पर वो ज्यादा, आप, मैंने एक चीज मार्क की है भव्य, आप एक्सेप्शन चीज ढूंढ करके लाते हो, पर वो उतने कॉमन नहीं मिलते हैं। अब माइक्रोबियल एक्शन हो गए, देखो सिंपल बात है, मैं अपने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, उसके कहना का कैंडिडेट चीज रिपीट कर रहा हूँ। तुम जितना एग्जामिनर को कष्ट दोगे ना, एग्जामिनर अपना सारा गुस्सा आपकी कॉपी पे निकाल, नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है, यूपीएससी में कहा जाता है, देखो किसी को यूपीएससी के अंदर के मालूम नहीं, यूपीएससी किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं करता, पर यूपीएससी में कहा जाता है एक कॉपी 2 बार जचती, एक कॉपी 2 बार जचती, ताकि इम्पार्शलिटी ना रहे। ओके, एक कॉपी को 2 बार जांचा। तो जब एग्जामिनर, पहला एग्जामिनर जब जांचता है ना, तो जब आपका वो आंसर पढ़ेगा और बाय चांस आपने कुछ, तभी कहा जाता है बहुत ज्यादा फैक्ट्स में लिखोगे एग्जामिनर में ना, तो एग्जामिनर को उतनी ही फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना। ये यूनिवर्सिटी नहीं है गाइस कि आपने पढ़ने गिने कि हाँ इसने इतना लिखा है, इतना ये लिखा है, 2-3 लाइनें पढ़ी, फिर बीच की 2-3 लाइनें हाँ सही है, दे दो, हिसाब से मार्क्स, पढ़ने के हिसाब से मार्क्स दे दो। वहां आपकी लाइन लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए। आपने बहुत ज्यादा फैक्ट्स लिख दिया, एग्जामिनर जितना ज्यादा फैक्ट लिखोगे, एग्जामिनर ऐसे मार्क्स दे नहीं सकता, उसे सारे फैक्ट्स चेक करने। तभी याद आता है यूपीएससी या सिविल सर्विस में कहा जाता है, पीसीएस में कहा जाता है, आईएएस में कहा जाता है, जहां फैक्ट्स हो, जरूरत हो ना, वहीं पे पकड़ाओ। ज्यादा फैक्ट्स दोगे, एग्जामिनर को उतने ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपके फैक्ट्स को क्रॉस चेक। वो आपने कोई न्यूज पढ़ रखी होगी, टाइम्स ऑफ, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, विच डेट टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, समझ में, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, या आपने कोई न्यूज लिख दी, नीचे लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो हर दिन हजारों न्यूज आती रहती है। तो इस तरीके से, तो बिल्कुल वो जो आपने बोला, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग ही है, लिख भी सकते हैं, बट देयर आर मैनी सिंपलर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, डेफिनेटली वो भी पॉइंट बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। जीसी लॉन्ग में भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एग्री करता हूँ, बट वो माइक्रोब्स हर जगह नहीं पाए जाते ना, मतलब समझ में, पर रोडेंट्स तो हर जगह पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म भी हर जगह पाए जाते हैं, नेवले से लेके चूहे भी हर जगह पाए जाते हैं। तो दे आर मोर सिंपलर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग कंपेयर टू दोज पर्टिकुलर माइक्रोब्स, दो आई एम नॉट रिजेक्टिंग दैट दीज दोज माइक्रोब्स आर आल्सो पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझ में आ गया बेटा? ओके, ठीक है, लिखिए क्लास। नेक्स्ट लिखिए क्लास, फ्रॉस्ट। इंसुलेशन हो गया ना, अब लिखिए फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में इस तरीके से, जैसे ये कोई रॉक है, ओके, रॉक में आपके जब ओस पड़ती है तो उसमें दरारों में पानी भर जाता है। अब वही दरार जब रात में टेम्परेचर, ये माउंटेन्स में मोस्टली देखा जाता है, प्लेन्स में नहीं देखा जाएगा, माउंटेन्स में वही जो पानी जो भरता है, वो रात में आइस में जमने लग जाता है, और धीरे धीरे दरारें इसी कारण से स्पैन होती हैं, और रॉक्स यहीं से धीरे धीरे टूट जाता है। ओके, तो ये फ्रॉस्ट एक्शन। ओके, लिख लीजिए क्लास, frost is very active agents of weathering in cold climates. Frost is very active agents of weathering in cold climate and high altitude.
cold climate and high altitude. ये प्लेन्स का फीचर नहीं है, हाई एल्टीट्यूड. The cracks and joints of rocks are filled with water. The cracks and joints of rocks are filled with water. The cracks and joints are filled with water during the daytime. And this water is frozen at night when the temperature falls below freezing point. And this water is frozen at night when the temperature falls below freezing point. When the temperature falls below freezing point, the volume of water increased by about 9% on freezing. The volume of water increases by about 9% on freezing. Exerting a bursting pressure of about exerting the bursting pressure of about 150 kgs. Exerting a bursting pressure of about 150 kg on 1 square centimeter. हम लोग के लिए नॉर्मल बात है, पर अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेटेड है. 9% वॉल्यूम इंक्रीज होने से 1 आपके क्यूबिक सेंटीमीटर पे 150 kg का प्रेशर पड़ता है. इसका आंसर रॉक टूट है. ओके, bursting pressure on 150 kg on 1 square centimeter. As a result, rocks are ruptured. And fragments are wedged apart. Fragments are wedged apart. Next day, more water can enter the already widened cracks. Next day, more water can enter already widened cracks, and more pressure can be exerted on rocks. More pressure can be exerted on rocks. This alternate freezing and melting is known as anybody in the class? Haji, Bhavesh sahab. This alternate freezing and melting is known as freeze thaw. तो हमने ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, एक्सफोलिएशन पढ़ा, फ्रीज थॉ पढ़ा. ये चीज ध्यान रखना, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस एरिया में है. फ्रीज थॉ. For freeze thaw, it is necessary that temperature must be around freezing point. Because then only frost will be active. Must be around freezing point
बिकॉज देन ओनली फ्रॉस्ट विल बी एक्टिव। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग फ्रॉस्ट ना समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी आगे चढ़ के पढ़ेंगे ना, एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? पाला। पाला। पाला पड़ने से फसल खराब हो जाती है ना, घर के गार्डन में भी पेड़ खराब हो जाते हैं। क्यों? तुलसी जी खराब हो जाती है पाला पड़ने से। कईयों के घर में आंगन में तुलसी जी, और जैसे ही जाड़े होता है तुलसी सूखने लग जाती है। क्यों? फ्रॉस्ट। पर रीजन क्या है? रीजन क्या है? कॉमन सी चीज है भाई, ये तो स्कूल्स में भी है। ऑक्सीजन का मामला। जब फ्रॉस्ट होता है ना, तो उनके, आपके जड़ों के जो 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 प्लांट्स की जो रूट्स, शैलो रूट्स होती है, शैलो रूट्स होती है ना, वो भी जमने लग जाती है। वो में जमने लग जाती है तो जड़ के जो सेल्स होते हैं, रूट्स के जो सेल्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जब रूट के सेल्स खत्म हो जाते हैं तो रूट्स इनएक्टिव हो जाती, रूट्स इनएक्टिव, इसलिए इसलिए पेड़ सूख जाते हैं। हमने देखो ना, पाले में पेड़ सूख जाते हैं ज्यादातर। जैसे आप लोगों में से जो लोग का गार्डन होगा या गार्डनिंग का शौक होगा, स्पेशली करोटन्स, करोटन एक तरह का पेड़ होता है, उसको आप हमेशा जाड़ों में अंदर रखते हो, ओपन में नहीं रख सकते। ओपन रखोगे खराब हो जाएगा करोटन। ओके। तुलसी जी को हमेशा जाड़ों में ढाक करके रखा जाता है, कि ताकि अगर आप खुले में रखोगे, फ्रॉस्ट पड़ेगा भाई, उसके जड़ों में जाएगा, उसमें फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट पाले को कहते हैं। ओके। पाला। ओके। और उससे जो कम वाला है, उसे हम ड्यू कहते हैं। ओस। ओस और पाला, ये सब हम प्रेसिपिटेशन में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी, जो कि बस अब तीसरा तीसरा इसके बाद इरोजन है, इरोजन के बाद एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, तो ये वहां जगह हो सकता है जहां फ्रॉस्ट पड़ता हो। फ्रॉस्ट, अगर फ्रॉस्ट नहीं पड़ रहा है तो नहीं हो सकता ये फ्रीज थॉ। ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास, प्रेशर रिलीज। नेक्स्ट इज प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज क्या क्या है? कई बार क्या होता है, एकदम से ऊपर का जो पहाड़ है वो टूटता है। एकदम से ऊपर का पहाड़ टूटता है, तो नीचे का जो रॉक्स है ना, वो एक्सपोज हो जाता है। अब तक वो रॉक दबा हुआ था ऊपर के चट्टानों से, अचानक ऊपर का पहाड़ किसी भी कारण से, मैन मेड हो नेचुरल हो, वो जब टूटता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर हटता है ना, तो वो रॉक्स में चटकने अपने आप आ जाती है, तो उसे कहते हैं प्रेशर रिलीज। लिख लीजिए क्लास, मैनी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मैनी इग्नियस, igneous and metamorphic rocks which crystallize deep in interior, which crystallize which crystallize deep in interior under the combined influence of under the combined influence of high pressure and temperature, under the combined influence of high temperature and pressure and pressure, when the rocks above them are eroded away, when the rocks above them are eroded away, above them are eroded, eroded, eroded away, the rocks exposed are released from pressure, the rocks exposed are released from pressure, exposed are released from pressure, due to pressure release, cracks are produced in the rocks, due to pressure release, cracks are produced in the rocks, in the rocks, leading to their disintegration, leading to their disintegration. Next heading डाली class, chemical weathering, chemical weathering, chemical weathering,
केमिकल वेदरिंग में आपको बता चुका हूं, जब आपके मतलब जो कुछ केमिकल्स आपके जो मूविंग वाटर में आ जाएं, जैसे वीक कार्बोनिक एसिड बन जाए, ओके, कुछ सॉल्ट्स जो रेडली डिजोल्व हो सके, कुछ सॉल्ट रॉक्स इस तरीके का बना हो, चट्टान इस तरीके से बने हो, उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स हो जो पानी के कांटेक्ट में आकर के डिजोल्व होने लग जाएं, तो केमिकल वेदरिंग। ओके, लिखिएगा केमिकल वेदरिंग। द डिसइंटीग्रेशन द डिसइंटीग्रेशन and decomposition of rocks by chemical action and decomposition of rocks by chemical action and decomposition of rocks by chemical action is called chemical weathering. It's called chemical weathering. Stop. The mineral in rocks undergo chemical change. The mineral in rocks undergo chemical change by action of air and water, by action of air and water, action of air and water. So the chemical reactions are rapid in hot and humid climate. The chemical reactions are rapid in hot and humid climate of tropical zone, hot and humid climate of tropical zone, tropical zones. So following are the main process of chemical weathering. Following are the main process of chemical weathering. Following are the main process of chemical weathering. Chemical weathering के इतने तरह के मेन प्रोसेस है। नंबर वन ऑक्सीडेशन, पहला है ऑक्सीडेशन। कई ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें आयरन कंपाउंड होता है, कई ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें आयरन कंपाउंड होता है। तो आयरन कंपाउंड होगा, वो हवा में आते ही एक तरीके से फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो हल्का सा जो कलर हो जाएगा वो ब्राउनिश कलर हो जाएगा, रस्टी कलर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, लिख लीजिए क्लास। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन रॉक्स, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन रॉक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। The effect of water in air and water on rocks is called oxidation. Many rocks are composed of different minerals. Many rocks are composed of different minerals like iron, aluminum, all these change into oxides. All these change into oxides and turn into different color. This is known as oxidation. This is known as oxidation. In weathering बता रहा हूं, क्या मैं केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं। This is known as oxidation. Next, कार्बोनेशन। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। ध्यान रखना, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है क्लास, बट आता है। आफ्टर ऑल अगर सही से पढ़ेंगे तो आपको नौकरी दिलाएगा, सिंपल बात है। ओके, बोरिंग चैप्टर अभी इससे भी भयंकर बोरिंग चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट बोरिंग चैप्टर, कोई ऐसा कुछ, बस थोड़ा बहुत आपको मतलब जब जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से चीजें समझ में आए वो अलग चीजें आएंगी। ओके, काफी लोगों को बोरिंग लगता है।
बट एनी हाउ यहाँ पे आपको अधिकारी बनना है। और उत्तराखंड में अगर आपका ऑफिसर हो गया, आजकल जितने भी हैं सारे ऑफिसर्स को, अभी आपने देखा होगा जिस दिन 3 दिन पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पोस्ट की थी, रात के 12 बजे शी वॉज देयर इन द कंट्रोल रूम, देहरादून की डीएम, जब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस दिन नेक्स्ट डे हॉलीडे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था स्कूल्स के लिए, द डीएम वाज एट 12 मिडनाइट इन द कंट्रोल रूम। तो चैप्टर बोरिंग है, बट एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी अलर्ट, चीजें खत्म करनी है, बिकॉज आपका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना है। चाहे आप में से काफी लोगों का आईएएस का है, कुछ लोगों का पीसीएस का है, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो कार्बोनेशन, कार्बोनेशन में क्या है, जब ऑक्साइड एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होती है तो वीक कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो वीक कार्बोनिक एसिड कुछ खास तरह के रॉक्स जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, उस पर रेडिली एक्ट करता है, फिर वो डिसॉल्व करने लग जाते हैं। ओके, ये क्लास कार्बोनेशन, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड इन वाटर, when carbon dioxide mixed in water affects the rocks, it is known as carbonation. It is known as carbonation. It is known as carbonation. Full stop. This effect dissolves the this affects dissolves the calcareous rocks, like those rocks having calcium. This effect dissolves the calcareous rocks like limestone, gypsum, marble, limestone, gypsum, marble. इसका देहरादून में सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव के अंदर की जो गुफा है वो कार्बोनेशन इफेक्ट, कास्ट टोपोग्राफी। ओके, देखिए, द अंडरग्राउंड water dissolved limestone on large scale. The underground water dissolves limestone. The underground water dissolves limestone on large scale. On large scale. And it results into a new topography known as karst topography. It results into a new topography known as karst topography. Next chapter में पढ़ाएंगे karst topography. It results into a new topography known as karst topography, KRST. कास्ट टोपोग्राफी आपके जैसे सडनली जैसे नेक्स्ट चैप्टर में कास्ट टोपोग्राफी में जो अंडरग्राउंड पानी है वो आपके लाइमस्टोन को पूरा डिसॉल्व कर लेता, तो अंदर गुफाएं बन जाती। ओके, इस तरीके से अंडरग्राउंड जो ऊपर का पानी है वो अंदर की लाइमस्टोन के एरिया को पूरा का पूरा डिसॉल्व कर लेगा, तो अंदर गुफाएं बन जाएंगी, इसको कास्ट टोपोग्राफी। कई बार इसी कारण से जो आपने देखा होगा ना कि सिंक होल्स भी बन जाते हैं,
just like this. Sinkholes. अचानक रोड धंस गई, एक बार होता है ना, अचानक रोड धंस गई, वो क्योंकि नीचे का एरिया जो पानी है वो उसने चूना पत्थर का बना है, और पानी ने वो धीरे धीरे वो चूना पत्थर को डिसॉल्व कर लिया। ओके, तो ये कार्बोनेशन का इफेक्ट हो। क्लियर है गाइस? ओके, देख लीजिए क्लास। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, when the water dissolves the rocks, when the water dissolves the rocks at a prolonged time, at a prolonged time, when water dissolves the rocks at a prolonged time, it is known as hydration. It is known as hydration. There are certain minerals in rocks. There are certain minerals in rocks like feldspar, FLDSPAR, feldspar, which are converted into kaolin, which are converted into KAOLIN, kaolin, when they absorb the water, when the rocks absorb the water. When rocks absorb the water, certain minerals like feldspar convert itself into kaolin when they absorb the water. Thus, it increases the volume, becomes heavy, increases the volume, becomes heavy, and rocks breaks up, becomes heavy, and rocks breaks up. Rocks breaks up. Okay, this is known as hydration. तो ये केमिकल वेदरिंग भी खत्म हो गई। ओके, हेडिंग डाली क्लास, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, इसे कॉपी कर लीजिएगा, ये टेबल कॉपी। या मैं भेज दूं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे भेज दूं ना, फटाफट हो जाएगा। ओके, कर जरूर लीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। जितने मतलब अभी डेमो क्लास है आप लोगों को मैं पर्सनली भेज दे रहा हूँ। ओके, इसे कॉपी जगह छोड़ करके कर जरूर लीजिएगा। फिजिकल वेदरिंग, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, तो दिस इज द क्लियर 6 डिफरेंस which are chemical weathering, what is chemical weathering, what is physical weathering. okay, लास्ट हेडिंग डाल ली क्लास, बायोलॉजिकल वेदरिंग। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ओके, आज वेदरिंग कंप्लीट है, कल मास वेस्टिंग करेंगे। ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। Biological weathering includes the action of animals, insects, vegetation, and man. Biological weathering includes the action of animal and insects, vegetation, and man. Many animals and insects like many vegetation, animals and insects, vegetation, and man. Full stop. Many animals and insects like rabbits, rats, termites, consume large quantities of soil and rock, consume large quantities of soil and rock, consume large quantity of soil and rock for making their habitat, consume large quantity of soil and rock for making their habitat and for extracting food, this results into weakening of rocks,
This results into weakening of rocks and they tend to disintegrate. This results into weakening of rocks and they tend to disintegrate, and this finishes your weathering. Okay, कल हम करेंगे मास वेस्टिंग। ओके, कल हम मास वेस्टिंग शुरू करेंगे। ओके, आपको अभी मैं भी 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं आपको टेबल भेज रहा हूँ, इसे कॉपी कर लेना। यस मैम। किसका? कौन सा? किस? अच्छा, फ्लो चार्ट, और वो भी मैं भेज दे रहा हूँ, वो भी भेज दे रहा हूँ। ओके, पहले वही भेज रहा हूँ, पहले वही भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद ये दो जो भेज रहा हूँ क्लास सभी को भेज रहा हूँ, ये प्लीज इसे कॉपी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ जितने नए स्टूडेंट्स हैं देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, आपके पास व्हाट्सएप आ गया, जो लोग अभी डेमो क्लास कर रहे हैं। ओके, आकाश जी आपके पास, आपको भी भेज दिया है, अक्षत जी आपको भी भेज दिया है। ओके, कॉपी कर लीजिएगा, और बाकी जो लोग ग्रुप में हैं वो तो है ही। ओके, ठीक है। हाँ, जमीन जब कभी बेटे धंसती है तो मोस्टली यही होता है कि नीचे का एरिया लाइमस्टोन का होता है। तो जब नीचे के एरिया में किसी कारण से उसका जो लाइमस्टोन की जो टोपोग्राफी बेड रॉक होता है ना, जब वो वीकेंड हो जाता है तो ऊपर की बाहर नहीं ले पाता, तो अचानक ये चीज हो जाती है। और डिपेंड करता है वो किस एरिया में बनी थी, क्या रीजन था, बहुत सारे रीजन होते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, तो प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, यू हैव स्टिल 5 मिनट्स। ओके, विद इन, आज आपका बैच बिल्कुल टाइम पे खत्म हुआ है। ओके, टॉपिक छोटा था ना। ओके, कल मास वेस्टिंग करेंगे, कल जहां तक है कल ही मास वेस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। परसों से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे इरोजन। नए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मेरा बैच में मैं प्रीकम मेंस पढ़ाता हूँ। प्रीकम मेंस मेरा एरिया होता है, टॉपिक का होता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आपको हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल अभी पहला ही चैप्टर शुरू हुआ है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कल ट्यूसडे है तो वी विल टेक द फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम मास वेस्टिंग खत्म कर लेंगे। परसों वेडनेसडे है, वी विल अगेन टेक द फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम उठाएंगे इरोजन। ठीक है, ओके। इरोजन इज अ लॉन्ग चैप्टर, करीब 7 to 8 लेक्चर्स लेगा ही लेगा, कि हर चैप्टर के बारे में होता। और इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो आप लोगों से मेरी कल मुलाकात होती है विद द, आपको भी पवन, मैं आपको भी भेज देता हूँ, सॉरी मैंने आपको ध्यान ही नहीं रहा। ओके, पवन आप पिथौरागढ़ से हैं? ओके, क्योंकि पवन नाम से खोले ना बहुत सारे आ गए। देखिए आप आ गए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट।